लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल पर। तो हेडिंग लगा लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके लिए आपको हाइगेंस प्रिंसिपल आनी चाहिए, वेवफ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है और हाइगेंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो हम टॉपिक को डिस्कस करते समय बात कर लेंगे, लेकिन आपको हाइगेंस प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएंगे तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर इसमें क्या थ्योरी लिखनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स लिख दीजिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा, थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की इसमें मैथमेटिक्स है। तो पहले इसका फिगर देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर आप फिगर सही बना देते हैं तो आपको 50% आपने अपना काम कर दिया। 50% में थ्योरी और उसका मैथमेटिक्स आता है। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाइए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बनाएंगे आप? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। ये बच्चों आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां पर देखिए, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका नाम दे दीजिए एक्स वाई। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखिए यहां पे मैंने पॉलिश कर दी, ठीक। तो इससे क्या होगा कि इस तरफ रे ऑफ लाइट नहीं आएगी, जो भी लाइट रे होगी, जो भी वेव फ्रंट आ रहा होगा वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराइए, आप एक प्लेन वेव फ्रंट इधर इंसिडेंट करा दीजिए। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, अभी तो प्लेन वेव फ्रंट नहीं है, अभी तो सिर्फ लाइन है, लेकिन जैसे ही आप इनमें एरो बना देते हो और यहां पर ये लाइन बनाते हो, क्या ये बनाया आपने, तो जैसे ये बनाया तो देखो आपको लगेगा कि ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब ये जो ए बी है वो बन गया है वेव फ्रंट, क्योंकि रेज हमेशा वेव फ्रंट के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये रेज हैं और ये वेव फ्रंट हो गया। क्लियर हुआ? ए बी क्या है? वेव फ्रंट है और ये रेज हैं। अब यहां पर बनाइए नॉर्मल। आप क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाइए। तो यहां पे मैं नॉर्मल बना देता हूं। देखो ये नॉर्मल मैंने बनाया और इस जगह पर ये नॉर्मल बनाया। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले देता हूं। देखो ये ए है। बच्चों ये पता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो किसी ना किसी एंगल पर इंसिडेंट होगा और वो नॉर्मल से बनेगा एंगल। तो ये बच्चों होता है नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है या जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है आई। अब ये एंगल आई है तो ये कैसे हुआ? इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये आई है, क्योंकि ये जो रे है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, अगर ये आई है तो बगल का ये जो पोर्शन होगा ये बच्चों होगा 90 माइनस आई। क्या होगा? 90 माइनस आई होगा। इतनी बात आपको समझनी है कि ये अगर आई है तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये आई होगा तो 90 माइनस आई होगा। और जो नॉर्मल होता है वो सरफेस एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर 90 में से 90 माइनस आई हटाएंगे तो आई बच जाएगा। तो ये जो ए बी है वो इस एक्स वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है आई। क्लियर हुआ? अच्छा, ये दोनों जो रेज आई हैं, ठीक है, या वेव फ्रंट जो आया है वो यहां पर आने के बाद वापस उसी मीडियम में एडवांस होगा, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है? जैसे ये आया है, जैसे ये आ गया तो इसके बाद फिर ये क्या होगा? देखो यहां से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे ये आया तो आने के बाद फिर ये इधर जाएगा। ये मैंने इधर बना दिया। मैं यहां पर नाम देता हूं स्मॉल ए और इसको बोलता हूं स्मॉल ए डैश, इसको बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं बी डैश। क्लियर हो गया? ये रेज ऐसे आई और यहां से गई, तो ये वाला जो एंगल बच्चों है ये तो होता है आर। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल है। अभी देखो होता क्या है, जितने टाइम में ये बी ए डैश पे पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? ए डैश पे। जितने टाइम में ये वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट बी ए डैश पे पहुंचता है, उतने टाइम में यहां से निकलने वाली वेव कहां जाएगी? क्योंकि ये जितने टाइम में यहां पहुंच रहा है उतने ही टाइम में यहां से, क्योंकि जो ए बी वेव फ्रंट का पॉइंट ए होगा वो सरफेस को पहले स्ट्राइक करेगा और यहां से सेकेंडरी वेवलेट बनेगी। तो जैसे ही ए बी का ये पॉइंट यहां स्ट्राइक किया, यहां से वेव फ्रंट बनना शुरू हो गए, ऐसे ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। और क्या होगा?
ये वाला पॉइंट जब तक यहां पहुंचेगा उस टाइम यहां से निकला हुआ वेव फ्रंट कहीं आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में जा रहा है तो स्पीड चेंज होगी नहीं। मैं मान लेता हूं v क्या है, स्पीड ऑफ वेव है, कि जिस वेव से वेव फ्रंट आया था उसी स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट भी आगे बढ़ेंगी। अगर वेव फ्रंट v स्पीड से आया है तो इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी एडवांस सेम मीडियम में उसी स्पीड से होंगी। तो जब ये पहुंचता है a डैश पर, उतने ही टाइम में यहां से निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो इसी के इक्वल डिस्टेंस का आर्क लेंगे, ए को सेंटर मानेंगे और यहां से क्या करेंगे, एक आर्क बना करके या ए को सेंटर मान करके उतनी ही डिस्टेंस बी ए डैश के बराबर ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे और ये पॉइंट बच्चों आपको मिलेगा कितना, बी डैश। और फिर ए डैश से इस बी डैश पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये टेंजेंट आपको ड्रा करना पड़ेगा, ये टेंजेंट। अब क्या होगा, ये वाला ही टेंजेंट जो होगा, ये जो टेंजेंट मिला आपको, यही टेंजेंट बच्चों आपके लिए काम करेगा किस चीज का, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का काम करेगा। ये बच्चों एंगल हो जाएगा आर, आपको दो एंगल ये मिल जाएंगे, दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। इतना तो काम है। फिगर पहले आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दो ट्रायंगल मुझे लेना है, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, दो ट्रायंगल चाहिए। इंसिडेंट रे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एक्स वाई सरफेस है। क्लियर हो गया। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लैंग्वेज क्या लिखना है, मैं एक एक चीज करके लिखता हूं, आपको एज इट इज लिखना है। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, या लिखा जाता है यहां पे कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी is incident on reflecting surface surface कैसा है आपके पास, reflecting surface एक्स वाई। reflecting surface बच्चों क्या है, reflecting surface एक्स वाई at an angle आपके पास क्या है, आई है। तो जो ये वेव फ्रंट ए बी है वो इस सरफेस एक्स वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है। क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, यहां पे जैसे वेव फ्रंट इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल आप लिखोगे, अकॉर्डिंग हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल each point on wave front AB, each point on wave front AB, कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। each point on प्लेन वेव फ्रंट AB act as a fresh source of disturbance ईच पॉइंट जो होगा इस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये सारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे। ये पॉइंट क्या करेंगे, एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ए बी, प्लेन वेव फ्रंट ए बी एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोड्यूसेस secondary wavelets क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी ये उस सेम मीडियम में क्या करेंगी, एडवांस होंगी। क्या होंगी, सेम मीडियम में एडवांस होंगी। तो मैंने क्या लिखा, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। these secondary wavelets advances in the same medium अगर मीडियम सेम है तो स्पीड जिस स्पीड से ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है उसी स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट भी एडवांसेस होंगी या चलेंगी। वेव की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा।
these secondary wavelets advances in the same medium with the speed क्या है, with the speed v। ये आपके पास लैंग्वेज हो गई इतनी। अब बताना क्या है कि पॉइंट ए पहले टच करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो यहां क्या लिखा जाएगा, पॉइंट ए क्या करता है, पॉइंट ए फर्स्ट टचेज द सरफेस, कौन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इट विल स्टार्ट emitting spherical, क्या करेगा, spherical wave front, क्या बना रहा है, spherical wave front बना देगा। मैंने वेव को सिर्फ W लिख दिया, तो आप वेव फ्रंट लिखना, तो spherical wave front बनाएगा। जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट ए है, सरफेस को पहले टच करता है और इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है, टचेस द सरफेस एंड इट विल स्टार्ट इमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर हो गया। एंड पॉइंट बी रीचेस एट पॉइंट ए डैश, वो कुछ टाइम लेगा, एंड लेट पॉइंट बी टेक टाइम टी टू रीच पॉइंट ए डैश पहुंचने में टी टाइम लेता है। इसका मतलब बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी कवर्स अ डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, बी कवर अ डिस्टेंस बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी। इन द सेम टाइम टी spherical wavefront emitting from A, spherical wavefront emitting from A also covers same distance, कितनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जितनी की बी ए डैश में बी ए तक पहुंचने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, सेम डिस्टेंस ए से निकलने वाली वेव फ्रंट भी उतने ही टाइम में डिस्टेंस कवर करेंगी। इन द सेम टाइम टी स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिटिंग फ्रॉम ए आल्सो कवर सेम डिस्टेंस ए बी डैश इज इक्वल टू वी टी। क्लियर हुआ। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो जितने टाइम में बी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम में बी ए डैश तक पहुंचने में, उतने ही टाइम में ए से निकलने वाला वेव फ्रंट जो होगा वो इधर सेम मीडियम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ए बी डैश ट्रेवल करता है। तो ये बी डैश कैसे आया होगा, तो आया कैसे होगा, ए एज अ सेंटर क्या करेंगे, ए को सेंटर एज्यूम करेंगे और बी ए डैश के बराबर यहां पर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। बी एज अ सेंटर क्या करेंगे, सॉरी ए एज अ सेंटर एज्यूम करेंगे, ए एज अ सेंटर, मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, ऑफ रेडियस ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश is equal to VT and draw the tangent, क्या करेंगे, और टेंजेंट को ड्रा करेंगे, एंड ड्रा द टेंजेंट ऑन बी डैश, कहां से, फ्रॉम ए डैश,
फ्रॉम ए डैश। अब क्या करेगा, जो ए डैश होगा यहां से ए डैश बी डैश विल represent the reflecting wave front। बच्चों ये होती है थ्योरी जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को बनाना है अच्छे से, एरो नहीं भूलना है, ए बी और ए डैश बी डैश अच्छे से बनाने हैं। थ्योरी में क्या लिखना है मैंने बता दिया। अब आपको इसकी मैथमेटिक्स को लिखना है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, उन दोनों लॉज को भी एक्सप्लेन करना है इस फिगर के अकॉर्डिंग, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ये प्रूव करना है इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फिगर से, और दूसरा प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल, दो जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से कैसे हम प्रूव करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं इसकी मैथमेटिक्स के बारे में। क्या मैथमेटिक्स है यहां पे, इन ट्रायंगल लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश। एक ट्रायंगल आपको ये मिल गया, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास ट्रायंगल क्या है, एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। तो जरा इसमें देखिए, यहां पर क्या आ रहा है कि आपको पता है कि एंगल ए बी ए डैश क्या है, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दिख रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, राइट एंगल हो गए। एंड आप देखो, आपने ये दिखाया है कि बी ए डैश जितना होगा उतना ही ए बी डैश भी है। ए बी डैश है किसके बराबर है, वो वीटी के बराबर है वीटी के बराबर, करेक्ट है। और देखो ये ए डैश क्या चीज है, वो कॉमन साइड है। ए डैश क्या है, ए डैश ये है आपके पास कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड है। अच्छा, अब यहां पर दो चीजें मिल गई हैं, तो यहां पर आप क्या देख सकते हो, यहां पर देखो जो राइट एंगल है उसके सामने की जो साइड है वो कैसी है, दोनों ट्रायंगल में सेम है, क्लियर है, और एक साइड सेम है। अगर दो ट्रायंगल में, मैं ऐसा बताता हूं आपको, देखो अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल हो, क्या हो, दो ट्रायंगल कैसे हो, राइट एंगल हो, ये एंगल दोनों में सेम हो, ठीक है। अगर एंगल दोनों में 90 डिग्री हो, ये सेम हो, और राइट एंगल के सामने वाली साइड सेम हो, तो यहां पे देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ए डैश है। तो ये राइट एंगल के सामने ये साइड, इसमें राइट एंगल के सामने ये साइड, दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरी बात क्या देखनी है कि एक राइट एंगल है और उसके सामने वाले साइड सेम है, एक साइड और सेम है, क्या साइड सेम है, बी ए डैश, क्या है, बी ए डैश इसमें सेम है, और इसमें क्या सेम है, ए बी डैश सेम है। तो एक कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है, क्या होती है, हमें पता है बच्चों, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइड। अब अगर ये सेम हो जाए तो जरा देखो, अगर ये आपके पास सेम हो जाए, क्या, जो परपेंडिकुलर, एक तो क्या देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो यहां पर क्या है, राइट एंगल के सामने वाली ही साइड लेनी होती है। अगर आपको, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन तभी होल्ड होगी जब दो ट्रायंगल राइट एंगल होंगे। तो यहां पर तो देखा जा सकता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड सेम है और एक साइड भी सेम है और एंगल भी राइट एंगल है। तो यहां लिखा सकता है एज पर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी एज पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी ए डैश और ये आ जाएगा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कंडीशन क्या होती है, जो साइड सेम होती है उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जैसे इस साइड के सामने, इस ट्रायंगल के सामने तो ये साइड आ रही है, इसमें कोई एंगल बना नहीं यहां पर, तो जो साइड सेम है, साइड क्या सेम है, देखो बी ए डैश के सामने बना हुआ एंगल क्या है, आई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल आई, और जो ये साइड है, देखो इस साइड के सामने बना हुआ एंगल ये है, और जो ये ए बी डैश है उसके सामने बना हुआ एंगल आर है। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम आ गए। ये क्या होता है, दिस इज द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। अब बात करनी फर्स्ट लॉ की क्या होती है। फर्स्ट लॉ में जरा देखो, फर्स्ट लॉ में आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। अगर कोई रे ऑफ लाइट कह लीजिए या रे कह लीजिए, अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। किसी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर तीन लाइनें हैं, और वो क्या है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर तीन लाइनें हैं तो वो सेम प्लेन में है। अब उनके जो भी परपेंडिकुलर आएगा वो भी सेम प्लेन में ही आएगा। तो यहां पर क्या देखना है, यहां पर बच्चों ये देखना है, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे ये एक बोर्ड एक प्लेन है, क्या है, बोर्ड एक प्लेन है। इस बोर्ड के प्लेन में जैसे ये एक्स वाई है, क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ए बी है, वो परपेंडिकुलर है। ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट रे क्या है, परपेंडिकुलर है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, क्या यहां लिखा जाएगा, सिंस जो ए डैश, ये सॉरी ए बी, सिंस ए बी और क्या आएगा, ए डैश बी डैश, ए बी है और आपके पास एक्स वाई है एंड ए डैश बी डैश। ये सब क्या है, तीनों, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉपी। मैं कॉपी इसलिए लिख दे रहा हूं, मुझे लिखना चाहिए था बोर्ड। आप जब कॉपी पे लिख रहे होंगे तो कॉपी ही लिखेंगे। ये तीनों चीजें, ये क्या है, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। ये तीनों क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में आप कॉपी पे लिखोगे तो कॉपी के परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन, ए बी, ऐसे देखो, ऐसे ए बी, फिर ए डैश बी डैश ये, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। अब इन तीनों के जो परपेंडिकुलर होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि यही तो प्लेन है, कॉपी के प्लेन में होगा या बोर्ड के प्लेन में है। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉपी एंड लाइज इन अ सेम प्लेन। यहां पे लिखा जाएगा क्या, जो इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे ए परपेंडिकुलर टू ए बी है। जो इंसिडेंट रे है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो नॉर्मल है वो क्या है, जो नॉर्मल है यहां पर, नॉर्मल क्या है, ए एन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो गया। और तीसरी चीज क्या है, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे वो है आपके पास ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर टू है ए डैश बी डैश, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये तीनों परपेंडिकुलर थे प्लेन ऑफ बोर्ड के या प्लेन ऑफ कॉपी के। अब ये तीनों इनके परपेंडिकुलर हैं, देखो ये तीनों परपेंडिकुलर थे प्लेन ऑफ कॉपी के, तो सेम प्लेन में थे। और ये तीनों क्या हैं, इनके परपेंडिकुलर हैं,
इसका मतलब ये भी सेम प्लेन में होंगे और कॉपी के प्लेन में होंगे। हेंस यहां लिखा जाएगा हेंस ए ए हेंस ऐसा लिखना चाहिए मुझे, हेंस इंसिडेंट रे ए नॉर्मल ए एन एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है ये है ए डैश बी डैश all are lies in a same plane this is the second law, this is the second law, sorry this is the first law, यही होता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताना होता है, रिफ्लेक्शन के दोनों लॉस के बारे में बताना होता है, एक आपको बताना है सेकंड लॉ, फिर बताना है फर्स्ट लॉ। ऐसी चीजें लिख करके आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये मैं ऐसे बना दिया था, मैंने इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस आप कांग्रुएंसी की कंडीशन होल्ड करा दीजिए और चीजें 1 by 1 क्लियर कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नोट डाउन करिए।